अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा और G7 के अहम इजलास आज हो रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान G7 का यह दूसरा इजलास होगा जिसमें अफगानिस्तान का एजेंडा जेर बहस आएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास भी इससे कबल हो चुका है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान की मदद जारी रखे। अफगानिस्तान में अमारतों की बड़ी सतह पर तबाही हुई है। मौसम सरमा से कबल मुल्क में खुराक और दवाओं की फराहमी इजाफे की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर रिपोर्ट को राय। काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले। आज सुबह 5 रॉकेट फायर किए गए जिन्हें दिफाई निजाम ने नाकाम बना दिया। किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। एयरपोर्ट खुला है। अमरीकी हुकाम की CNN से बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने से भारत को बड़ा सफारती धचका। भारत जो अफगानिस्तान का सबसे करीबी शराकतदार था, अब खित्ते में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क बन गया है। अमरीकी थिंक टैंक्स इदारा विल्सन सेंटर भारत अफगानिस्तान के मामले में खेल से बाहर हो गया। फिल वक्त अफगानिस्तान में भारत की सफारतकारी वजूद नहीं रखती और इसकी वाबस्तगी ड्रामाई हद तक कम हो चुकी है। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैपेमोन जैकब। पीडीएम का कराची जलसा दरअसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ था। पीडीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी। ऐसी नाअहल और गैर संजीदा अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिलती। ये आइंदा 7 साल भी एहतजाजी बैनर्स उठाकर गुजारा करेंगे। 3 दहाइयों से इक़्तिदार पर मुसल्लत मौरूसी खानदान कराची की अबतरी और सिंध की बदहाली के जिम्मेदार हैं। मौलाना ने जिस इत्तेहाद की भी क़यादत की वो कामयाब न हो सका। विफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन का कराची में पीडीएम के जलसे पर रद्द-ए-अमल। पीडीएम बेवक्त की रागनी अलाप रही है। माजी की तरह अब भी नाकामी उनका मुकद्दर होगी। उनके जलसे कोरोना के फैलाव का बायस बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अपोजिशन के शोर शराबे रुक नहीं सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार। अफगान सरहद पर बाजोड़ में आर्मी चेक पोस्ट पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 2 से 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद। ISPR। शहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। शहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफाए शहदा के हवाले से एक और वीडियो जारी कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। 3800 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 25,670 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 56,279 टेस्ट किए गए। समुद्री तूफान आयडा अमरीकी रियासत लुधियाना से टकरा गया। तूफानी हवाओं की रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा। दरख्त गिरने और छत उड़ने के वाक़यात। न्यू ऑरलिन्स शहर की बिजली का निज़ाम दरम बरम। बिजली की बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन। भारतीय जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों की बिगड़ती हुई सेहत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इजहार तशवीश। नजरबंदों की वादी से बाहर की जेलों में मुंतकली की मजम्मत। इस्लामाबाद में स्क्वॉश चैंपियनशिप सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। तैयब असलम, हमजा शरीफ, नासिर इकबाल और इसरार अहमद की लास्ट 4 में रसाई। सेमीफाइनल्स आज जबकि फाइनल कल खेला जाएगा।
टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स के मुकाबले जारी। चीन 48 तलाई तमगों के साथ सर-ए-फहरिस्त। बरतानिया 25 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे। अमेरिका 15 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। खवातीन की 200 मीटर दौड़ में चीन की शाओन चाओ का नया आलमी रिकॉर्ड। स्विमिंग में 100 मीटर मुकाबले में जापान के नाओहिदे यामागुची ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक पे रशियन ओलंपिक कमेटी के दिमित्री चर्नीएव ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तलाई तगमा अपने नाम किया। और फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप डच रेसर मैक्स वर्स्टापेन बारिश से मुतासरा बेल्जियम ग्रां प्री के फातह करार। बरतानिया के जॉर्ज रसल दूसरे। 7 मरतबा के आलमी चैंपियन लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर रहे। चैंपियनशिप टेबल पर लुइस हैमिल्टन सर-ए-फहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सबा रियाज और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। कोरोना वैक्सीन आपके शहर में आपके पास। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर मुल्क भर में मोबाइल वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद और बर वक्त वैक्सीनेशन ही आपके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। आज ही वैक्सीन लगवाएं, पाकिस्तान को कोरोना से महफूज बनाएं। सुई नॉर्दर्न गैस। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा और G7 के अहम इजलास आज हो रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान G7 का ये दूसरा इजलास होगा जिसमें अफगानिस्तान का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास भी इससे कबल 16 अगस्त को हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान की मदद जारी रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर रूपर्ट कोलोवेल ने कहा कि अफगानिस्तान में इमारतों की बड़ी सतह पर तबाही हुई है। मौसम सरमा से कबल मुल्क में खुराक और दवाओं की फराहमी में इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैरूनी दुनिया को कदम बढ़ाना होगा और अफगानिस्तान के मंजरनामे में रहना होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रान का कहना है कि फ्रांस और बरतानिया की जानिब से काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सेफ जोन बनाने की करारदाद पेश की जाएगी ताकि वो अफराद जो अफगानिस्तान से निकलना चाहें बआसानी बाहर जा सके। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि काबुल से इनखला के लिए तालिबान से बातचीत का मतलब उन्हें तस्लीम करना नहीं, तालिबान से शहरियों के इनखला से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। हम नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अपनी शराइत रखेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से G7 का अहम इजलास आज होगा। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा गुज़श्ता रोज़ नामालूम मकाम से सूबा कंधार पहुंचे हैं। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कंधार के कबायली रहनुमाओं से मुलाकात भी की है। तालिबान के सुप्रीम लीडर काबुल जाएंगे जहां वो तालिबान के ओहदेदारों और अफगान सियासतदानों के साथ मुलाकातें करेंगे। तवक्को है कि उनके काबुल पहुंचने के बाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी। तालिबान ने वादी पंजशेर में पेशकदमी की है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वादी के बाहर तालिबान और बागी फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं।
पंजशेर में सियासतदानों का कहना है कि उन्होंने तालिबान के हमले को नाकाम बना दिया है। वादी के मकीनों का कहना है कि तालिबान ने टेलीफोन और इंटरनेट के राबते मुनक़ता कर दिए हैं। इसी दौरान फरीकैन के ओहदेदारों ने कहा कि उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान ने पंजशेर के रहनुमाओं को नई हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है, लेकिन ताहाल बातचीत में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि काबुल एयरपोर्ट पर आज सुबह 5 रॉकेट फायर किए गए। इन तमाम रॉकेट को दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। अमरीकी हुक्काम ने CNN को बताया है कि किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली और एयरपोर्ट खुला है। उधर बरतानिया समेत दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक ने कहा है कि तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि गैर मुल्की शहरियों और अफगानों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। तजज़ियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने से भारत को बड़ा सफारती धचका पहुंचा है। अमेरिका में कायम मेल्सन सेंटर के एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर मिचेल कॉकलेमैन ने कहा है कि भारत जो खित्ते में अफगानिस्तान का सबसे करीबी शराकतदार था, अब खित्ते में अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैफमोन जैकब ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत अफगानिस्तान के मामले में खेल से बाहर हो गया है। अल जज़ीरा टीवी से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िल वक्त अफगानिस्तान में भारत की सफारतकारी वजूद नहीं रखती और उसकी वाबस्तगी ड्रामाई हद तक कम हो चुकी है। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसका दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जा रहा है। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम की आगाही के लिए यूनिवर्सिटीज़ में भी मुहिम चलाई जा रही है। प्रोग्राम के तहत तालिबात का वजीफ़ा तलबा से ज़्यादा रखा गया है। उन्होंने कहा कि एहसास बिलासूद कर्जा 130 अजला में दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का विजन है कि पसमानदा तबके की फलाह के लिए काम किया जाए। 3 साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम तश्कील दिया गया, उसके इंतज़ामी ढांचे बनाए, शफाफियत के निज़ाम के साथ और तमाम प्रोग्रामों के साथ हमने सर्वे भी कंप्लीट किया है। जैसे जैसे सर्वे कंप्लीट हुआ, हमने सर्वे के साथ साथ पोर्टल बनाना भी शुरू कर दिया। लास्ट स्ट्रैंड्स हैं रिफाइनमेंट के, क्वालिटी चेक्स के, वो इस वक्त हो रहे हैं। कल शाम तक हम उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि आज PDM ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी। ऐसी नाअहल और गैर संजीदा अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिलती। ये आइंदा 7 साल भी एहतजाजी बैनर्स उठाकर गुजारा करेंगे। कराची में PDM के जलसे पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि PDM का कराची जलसा दरअसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ था। कोई शक नहीं, सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। शहबाज शरीफ बेचारे को नवाज शरीफ ने 100 डंडे खाने के लिए रखा हुआ है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि शहबाज साहब, महंगाई इसलिए हुई क्योंकि आपके बड़े भाई, दामाद और साहबजादा आवाम की जेब काटकर लंदन चले गए। आवाम के जहनों में नारा शेर आटा खा गया अभी ताज़ा है। सिंध के अवाम सवाल कर रहे हैं कि उनका सरमाया कहाँ गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र जलसों की सूरत कानून और SOPs की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन आखिर कब तक मासूम आवाम की जानों से यूं ही खेलती रहेगी। कोरोना से अपनों को खोने वाले बाशऊर आवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौलाना साहब से गुजारिश है कि अपनी सियासी अना की तस्कीन के लिए खुद को मज़ीद रुस्वा ना करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन कायमा कमेटी इत्तलात व नशा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि PDM इंतखाबी इस्लाहात पर सौदेबाजी चाहती है। एक बार फिर अवामी मुफाद की कानून साजी पर ब्लैकमेल करने और NRO मांगने की कोशिश कर रहे हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अगर नैब कानून में उनकी मर्जी की 34 शिकें मान लें तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोटिंग का हक कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 3 साल में NRO लेने की हर कोशिश नाकाम हुई और अब भी इन्हें नाकामी होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि PDM की गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की नाकाम कोशिशें जारी हैं, मगर उसका इंजन ही काम नहीं कर रहा। धक्का स्टार्ट गाड़ी को आवाम ने फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PDM बेवक्त की रागनी अलाप रही है। उनके बेमौसमी जलसों से हुकूमत को कोई सियासी तशवीश नहीं है, ताहम ख़तरा है कि ये जलसे कोरोना वबा के फैलाव का बायस बनेंगे।
मुल्तान में अपने इंतखाबी हल्के NA 156 में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में PDM की तमाम तहरीकें नाकाम हुई। PDM अब कोई नई चाल चलना चाहती है तो अपना शौक़ पूरा कर ले, माजी की तरह अब भी नाकामी मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा कि PDM अमलन ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी है, जो अपोजिशन के शोर शराबे से रुक नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा 4 मुल्की दौरा कामयाब रहा। इस दौरे में क़यादत से होने वाली मुलाकातों में अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका नुक्ता नज़र जानने का मौका मिला। पाकिस्तान ख़त्ते में अमन की ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर जास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। पेशेंट्स जो हैं उनको बाकायदा उनका इलाज यहाँ रेगुलर बेसिस पे हुआ है। पहली एडमिशन के अंदर 1280 थे, 395 थे, दूसरी वेव में, तीसरी वेव में 1146 थे और आज तक टोटल एडमिशन जो है हमारी 531 हो चुकी है फोर्थ वेव के अंदर। आज के दिन में भी इस वक्त आपके इस अस्पताल के अंदर तकरीबन 80 मरीज़ इस वक्त अकोमोडेटेड हैं। 80 मरीज़ हमारे BBH में अकोमोडेटेड हैं और इसी तरह बाकी सारे अस्पतालों को मिला के इस वक्त कोई तकरीबन 200 और 220 पेशेंट्स टोटल। जो बात, क्योंकि इसके बाद जो मैं अगली बात करने लगी हूँ वो वैक्सीनेशन पे करने लगी हूँ। जो बात समझने की है कि जो हमारे 220 मरीज़ यहाँ दाखिल हैं, उन 220 मरीज़ों में से 85% वो मरीज़ हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड है। यानी 85% पेशेंट जो टोटल हैं ये नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं। यानी इसका मतलब है कि जब ये वबा के साथ सबसे ज़्यादा अफेक्ट वो लोग होंगे जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। और इसी वजह से यही तनासब जो है पूरे पंजाब के अंदर आ रहा है। लाहौर के अंदर भी यही तनासब हमारे लाहौर में, बल्कि 88% जो मरीज़ हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर 85% मरीज़ जो हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। सिर्फ यहाँ 15% वो मरीज़ हैं जो पार्शली वैक्सीनेटेड, यानी को तकरीबन इनमें से जो 15% है उसके अंदर से 8% वो लोग हैं जिनको एक वैक्सीन मिली हुई है और 7% वो लोग हैं जिनको 2 वैक्सीन मिली हुई हैं, यानी दोनों डोजेस मिली हुई हैं। तो जो चीज़ जिसकी अहमियत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि ये वबा से अगर हम चाहते हैं कि हमारा छुटकारा हो और हमारी जान छुटे, और ये जो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन हमने बनाई है यूरोलॉजी के लिए, ये दोबारा गामजन हो जाए इसके काम के लिए, तो मैं आपको बताती चली जाऊँ कि वैक्सीनेशन ही एक वाहिद इलाज है कि हम अगर वैक्सीनेट करवाएंगे तो कम से कम हमारी आबादी की 85% लोग बचे रहेंगे इस वबा से। और ये भी बताती चली जाऊं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको वैक्सीन मिली हुई है और वो दाखिल हैं अस्पताल में, उनकी बीमारी की शिद्दत भी कंपैरेटिवली कम है। यहाँ कंपैरेटिवली रावलपिंडी के अंदर यानी कोई तकरीबन 2% जो क्रिटिकली 2 से 3% वो मरीज़ हैं जो क्रिटिकली इल हैं। यानी अगर 100 मरीज़ हैं तो 3 मरीज़ या 4 मरीज़ जो क्रिटिकली इल हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, बाकी सारे नॉन वैक्सीनेटेड हैं। और लाहौर के अंदर पिछले दिनों हमने जो 37 मरीज़ हमारे पास मेयो जो सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मरीज़ मौजूद होते हैं, उनको जब हमने देखा तो आप यकीन जानें कि 37 मरीज़ों में से 36 नॉन वैक्सीनेटेड थे, एक मरीज़ जो ICU में था वो सिर्फ वैक्सीनेटेड था। तो इसलिए वैक्सीनेशन की अहमियत को हम जितना ज़्यादा इसके ऊपर शऊर लोगों में पैदा करें, और आपकी वसादत से मेरा ख़्याल है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि इस वबा से निकलें और अल्लाह करे कि ये जो मईशत का पहिया है वो दोबारा उसी तरह चलना शुरू हो और पाकिस्तान के अंदर हालात में बेहतरी आए, तो वैक्सीनेशन ही वाहिद इलाज है। इस वक्त पंजाब के अंदर आपको पता है कि हमने माइक्रो मैनेज करके भी वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया, यानी महल्लों में भी हम लोग अपनी टीम्स ले गए हैं अपने सेंटर से बाहर निकाल के, ताकि तादाद जो है वैक्सीनेशन की है जो है बढ़ना शुरू हो जाए। डॉक्टर जास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि वबा से सबसे ज़्यादा नॉन वैक्सीनेटेड लोग मुतासिर होंगे। रावलपिंडी में 85% लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको वबा कम मुतासिर करती है। वैक्सीनेशन की अहमियत का शऊर लोगों में पैदा करना ज़रूरी है।
अभी आपको आगाह करते हैं, पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल से मुल्क में कोरोना से मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मुल्क में अब तक इस मोहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 25,670 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क में 56,279 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,800 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिला जंग का शुमार पंजाब के कदीम अजला में होता है, ताहम साबिका हुकूमतों के दौर में हुकूमती अदम तवज्जो के बायस तरक्की याफ्ता अजला में शामिल ना हो सका। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने ज़िले की तामीर और तरक्की के लिए रिकॉर्ड फंड जारी किए हैं। इसी हवाले से देखते हैं जंग से हमारे नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वकास के पापा सलाम। पिछले हफ्ते वकास के स्कूल में सुपर हीरो डे था और आपके शहजादे ने ऐसा सुपर हीरो चुना कि इसका कॉस्ट्यूम बनाना पूरा एक मिशन था मेरे लिए। मगर मजाल है कि वो किसी और सुपर हीरो पर माना हो, बट ही वाज सुपर एक्साइटेड। मुझसे स्पेशल प्रॉमिस करवाया गया है कि पापा को पहले नहीं बताना, बट यू हैव द परमिशन टू से इट नाउ। ज़ैनब। बाबा, मैंने आज सबको बताया कि मेरे बाबा असल सुपर हीरो हैं, जो समंदर के अंदर जाकर दुश्मन से फाइट करते हैं और किसी से डरते भी नहीं हैं। आप सिर्फ मेरे नहीं, मेरी पूरी क्लास के सुपर हीरो हैं। आई लव यू बाबा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और जंग से खबर आपको देंगे, जिसका शुमार पंजाब के कदीम अजला में होता है। ताहम साबिका हुकूमतों के दौर में हुकूमती अदम तवज्जो के बायस तरक्की याफ्ता अजला में ये शामिल नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने जिले की तामीर और तरक्की के लिए रिकॉर्ड फंड जारी किए हैं। इस हवाले से देखते हैं जंग से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की रिपोर्ट।
कदीम जिला झंग अरसा से पसमानदगी का शिकार था और सड़कें टूट फूट का शिकार और सीवरेज जैसे बुनियादी मसाइल भी हल तलब थे, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फंड जारी करके तरक्याती स्कीमों के टेंडर जारी कर दिए हैं। जिला झंग जो है इस दफ़ा खुशकिस्मती से हम पूरे पंजाब में 6ठे नंबर पे हैं ADP के हवाले से। टोटल जो हमें एलोकेशन हुई है वो 10.7 बिलियन की हुई है, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ स्कीम है 4269 है। कि पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम का 1 अरब 43 करोड़ जो है वो भी अप्रूव्ड हो गया, जिसमें 1 अरब 10 करोड़ हमें पैसे मिल गए। पंजाब भर में पहली बार मिसाली तरक्याती फंड जारी होने से जिला की तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए ठेकेदार भी पुरउम्मीद होने के साथ रोजगार के मौके फराहम होने से मुतमिन दिखाई देते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे में जितने भी आज तक काम हुए हैं, सबसे ज़्यादा तरक्याती काम इस दौरे हुकूमत में है। बहुत ज़्यादा झंग के तरक्याती काम है, इससे पहले इतना बजट कभी नहीं आया। इंशाल्लाह जो काम मिले हैं हमको, हम बर वक्त मुकम्मल करेंगे और मेयारी काम करेंगे। 292 तरक्याती स्कीमों में सड़कें, सीवरेज, खेल के मैदान, अस्पतालों में बेहतर सहूलियात, तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन और चुनपुल के मकाम पर पार्क के मंसूबे शामिल हैं। अरसा से हल तलब बुनियादी मसाइल के हल की तरफ हुकूमती तवज्जो खुशाइंद इकदाम है। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, झंग। वफाकी और सूबाई हुकूमत की बेहतरीन इकदामात की बदौलत जोब में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। पसमानदा को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बलोचिस्तान तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मजीद जानते हैं अली खान मंदोखेल की रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत की बेहतरीन इकदामात की बदौलत जोब में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जिसमें खुसूसन तालीम को बलूचिस्तान की पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसमें 1935 से कायम जोब का कदीम तालीमी इदारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि माजी में बदहाली का शिकार था, अब इस पर तरक्याती काम जारी है। 12.5 करोड़ रुपए की लागत से एडिशनल क्लासरूम्स, एडमन ब्लॉक, साइंस लेबॉर्ट्रीज, मल्टीपर्पज हॉल और इदारे की तीजीन व आयश पर काम जारी है। ये जोब बल्कि बलूचिस्तान भर का एक तारीखी स्कूल है। यहाँ पे 1200 बच्चे जिला जोब, जिला शिरानी और जिला किला सैफुल्ला, इन 3 अजला से टोटल 1200 बच्चे ज़ेरे तालीम है। इदारा जोब और जिला शिरानी के नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहा है। अली खान मंदोखेल, PTV न्यूज़, जोब। मुल्क के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्बास अली आरिफी। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेजी से जारी है। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला पाकपतन में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हम लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में तकरीबन हम 4.5 लाख के करीब जो है लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वैक्सीनेशन के लिए आएँ। वैक्सीनेशन के मरहले के से गुजर कर ही हम अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पे आदमियों की तरह खवातीन भी लगातार आ रही हैं और वैक्सीनेशन करवा रही हैं। हम उनको बापर्दा सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं ताकि वो वैक्सीनेशन बड़े अच्छे तरीके से करवा सके। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कायम करदा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 साल से जायद उम्र के अफराद को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, जिस पर शहरी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ फैसल जाहिद मलिक साहब, अकबर जाहिद मलिक साहब और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन साहब, मैडम शाइस्ता, शमशाद अख्तर साहिबा, ख़वातीन व हज़रात, बैंक्स के सदूर, अस्सलाम वालेकुम। मैं टेक्निकल बात तो आपसे कर नहीं सकूँगा, मगर मुझे बड़ा शौक़ था हमेशा से कि इस्लामिक बैंकिंग को समझ सकूँ और देख सकूँ। इस सिलसिले में मैंने कुछ कोर्सेज़ भी किए थे चंद दिनों के, ताकि वो अंदाज़ा हो कि क्या, क्योंकि मेरे जहन में ये बात हमेशा रहती थी कि पैसे की एक टाइम वैल्यू है, और जब वो टाइम वैल्यू है तो जो पैसा देने वाला है उसकी सिक्योरिटी के क्या नए तरीक़े निकल सकते हैं, और जो पैसा लेने वाला है उसको भी ये सुकून हो कि इसमें उसके लिए कोई एक्सप्लॉयटेटिव कैफियत नहीं है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग
और सारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए, उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है। और इसी सिलसिले में फ़ुक़हा के दरमियान और हर जगह ये बहस होती रही कि रिबा का मतलब क्या है। रिबा का मतलब ये है कि एक्सप्लॉयटेटिव सूती इंटरेस्ट, और रिबा का मतलब ये है कि अगर कोई वापस ना कर सके तो कुरान की आयत की भी तिलावत हुई यहाँ पर, तो इस बात का एहतमाम हो कि जेन्युइनली अगर वापस ना दे सके तो माशरा इन चीज़ों का ख्याल भी करे। ये जो आंखें बंद कर कर बैंक का लोन देना कि कोलैटरल तुम दे जाओ, बाकी जो मर्ज़ी आए करो पैसे के साथ, तो ये भी इस्लाम की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और एक और चीज़ जो बढ़ती जा रही है, जिसका आप लोगों को अंदाज़ा तो होगा मगर यहाँ गुफ्तगू ही नहीं हुई, वो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है। अच्छा, ये इस्लाम की रूह से, इस्लाम के हवाले से बिल्कुल एक क्रिमिनल कैफियत है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो जाए। लिहाजा मुनाफे की कोई ना कोई लेवल का इस्तेमाल होना चाहिए। और इस वक्त दुनिया के अंदर आप जो देख रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स पर हर जगह कोई ना कोई कॉपीराइट का इंतज़ाम हुआ। मिसाल के तौर पर कॉपीराइट नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर कॉपीराइट हो गया, जो आज से 200 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। जो इल्म होता था वो आम अमानत होती थी और इस लिहाजा वो फैलता एक मुसावाती कैफियत के साथ था। मगर अब इल्म के ऊपर भी एक कीमत लग गई है जो कॉपीराइट है। इसके अंदर ओपन सोर्स ने काम किया। इसके अंदर गूगल ने एक काम ये किया था कि आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि एवरी प्रिंटेड पेपर विल बी पब्लिश्ड ऑन गूगल, एवरी प्रिंटेड पेपर। तो उसके ख़िलाफ़ सारी दुनिया खड़ी हो गई और उनका एस्टिमेट भी कोई ज़्यादा नहीं था कि 300-400 मिलियन डॉलर्स में ये कैफियत पूरी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने उसका मुकाबला किया कि इंफॉर्मेशन की कॉपीराइट और इंफॉर्मेशन की जो इजारादारी है वो कायम रहनी चाहिए। ये इस्लाम की नफ़ी है, क्योंकि इल्म जो है वो अल्लाह ताला का इल्म है। जिसने दरियाफ्त कर लिया, अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि जाओ इल्म की तलाश, जिसने दरियाफ्त कर लिया तो वो अल्लाह की देन है और अमानत है। जिसके पास वो हासिल हुआ और पहुंच गया उसको वो शेयर करना चाहिए। दूसरी कैफियत, ये तो कॉपीराइट इल्म के एतबार से था। दूसरे कॉपीराइट्स आपने देखे जो एक्सप्लॉयटेटिव हैं, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आ जाती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो ये भी तकलीफ़ देती है इंसानियत को। लिहाजा मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आपको इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू नज़र आती है, जिसके अंदर इसको भी मुस्तक़बिल में कोई अक़दार की बुनियाद पर, कोई मोरालिटी की बुनियाद पर अगर दुनिया की कौमें किसी मंजिल की तरफ पहुँचेंगी तो इस चैलेंज को भी देखा जाएगा। तीसरे, मैं ये समझता हूँ कि जो मोनोपोलीज़ बनती जा रही हैं और बन रही हैं, और ख़ास तौर पर आईटी के अंदर बनती जा रही हैं, और आपने देखा होगा फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के अंदर भी पहले ऑयल एंड गैस या नेचुरल रिसोर्स एक बड़ी चीज़ थी, और फॉर्च्यून 500 में टॉप 10 के अंदर बैंकिंग होती थी और ये सारी चीज़ें होती थी। अब आईटी सेक्टर और जहानत और इंटेलेक्ट ने इन चीज़ों को टेक ओवर कर लिया, जहानत और इंटेलेक्ट। लिहाजा मुस्तक़बिल के 100 साल अगर इंसानियत बाकी रही तो मुस्तक़बिल के 100 साल के अंदर यही चीज़ एक कमोडिटी है सबसे बड़ी, जहानत। और जहानत जिस तरह से इंसान को अब पहचानेगी, लिहाजा डेटा की जो एनालिसिस करेगी, ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है बड़े अच्छे अंदाज से। और कहा यह जा रहा है कि ब्रिक एंड मॉर्टर जो बैंक है इसका ज़माना अब ख़त्म होगा। जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर तालीम का ज़माना ख़त्म होगा, क्योंकि तालीम इस वक्त क्लाउड के अंदर और इल्म मौजूद है। वो कैफियत नहीं है कि पहली क्लास में बच्चे को दाखिल किया और 10वीं क्लास में प्रोडक्ट ले ली। इसी तरह से बैंकिंग के अंदर बैंकिंग अच्छी खासी चैलेंज हो चुकी है कि सिर्फ एक लिंक इस्टेब्लिश होना है मेरे बिज़नेस के साथ, जो कि इंटरनेट की बुनियाद पर हो सकता है। बैंक को मेरे किताबों को देखने का मौका मिल जाए तो मुझे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर वुड बी टूल्स अवेलेबल, देयर आर टूल्स अवेलेबल टुडे, जिसके अंदर मेरी किताबों का एनालिसिस करके सेकंड्स के अंदर ये बात तय हो सकती है कि मैं जो लोन मांग रहा हूँ वो मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो लिहाजा देयर इज़ अ सीरियस चैलेंज विच इज़ कमिंग आवर वे, वो डिजिटल कैफियत जो पैदा होती जा रही। मगर ये जो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल है ये बड़ा तकलीफ़देह कैफियत है। और जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आईटी सेक्टर के अंदर अब ये कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, और कोविड के बाद जिस तरह से कंसंट्रेशन हुआ है तो लोग कहते हैं कि प्रॉफिट्स
huge profits and huge accumulation of wealth will happen there. आप लोग तो बैंकर्स हैं, मैं तो हूँ भी नहीं, मगर थॉमस पिकेटी ने इस बात को रेज किया था। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी उसकी 2013 के अंदर किताब थी, फिर उसने 2020 के अंदर कैपिटल एंड आइडियोलॉजी लिखी। उसके अंदर उसने कुछ ग्राफ्स भी रखे जिससे अंदाज़ा ये होता है कि बहुत सारे ममालिक, मुझे ताज्जुब ये हुआ कि जो डिस्क्रेपेंसी गरीब और अमीर के दरमियान जो डिस्क्रेपेंसी मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में 2014 से 18 तक हुई है, वो शायद दुनिया के बहुत कम ममालिक में हुई है। अच्छा, इसका ताल्लुक़ फिर नेशनल पॉलिसीज़ के साथ है। नेशनल पॉलिसी ये होती है कि जो वेल्थ है वो जल्द अज जल्द माशरे के अंदर वो इस्तेमाल की जाए। बैंकिंग इंडस्ट्री तो चली, सबसे पहले वेनिस के अंदर ये काम होने लगा कि जो स्लीपिंग कैपिटल है और जो ताजर बाहर जा रहा है काम करने के लिए उसका कोई रेशियो इस्टेब्लिश हो, तो उस ज़माने में 30 to 70% रेशियो इस्टेब्लिश हुआ कि स्लीपिंग कैपिटल ये बहुत बड़ी ओपनिंग आई कि लोगों के पास जो ज़ख़ीरा था जायदाद का और प्रॉपर्टी का और पैसे का, उसको वो शेयर कर सकें, तो लिहाजा कैपिटल ब्लॉक नहीं हुआ। मुझे ताज्जुब हुआ ये बात सुनकर आज आपकी महफिल के अंदर, और लिहाजा मैं बैंकर से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और मिनिस्टर साहब शौकत तरीन साहब से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लिक्विडिटी से परेशान हैं कि आपके पास डिपॉजिट्स आ जाएंगे, आप कानूनन पाबंद है कि वो डिपॉजिट्स लिक्विडिटी इतनी रख सकें। इसका मतलब ये है कि माशरे में पैसा मौजूद है और हमारी रियासत इसको इस काबिल नहीं बना रही कि वो पैसा इन्वेस्ट हो सके कहीं। अच्छा, दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम की स्पिरिट तो ये है कि इंसान का इंतकाल हो, उसकी जायदाद फ़ौरन बांटो। बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया ख़ास तौर पर औरतों की विरासत के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि जनाब फ़ौरन ये भी नहीं हो कि औरत हिबा कर सके किसी को, ये उन्होंने उसकी मुमानियत की। उन्होंने कहा पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी फिर देखा जाएगा, ताकि वो औरत जो है वो प्रॉपर्टी ले तो सही। और फिर उन्होंने कहा कि मस्जिदों में ऐलान करो इस बात का कि फ़लाने का इंतकाल हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उसकी। तो लिहाजा इस्लाम की स्पिरिट ये है कि इमीडिएटली हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मैयत नहीं पढ़ाते थे जब तक इस बात को क्लैरिफाई नहीं करने कि जो इसको देना इसने देना था वो लोगों ने उसकी मालकी कर ली या नहीं कर ली। सो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक तो इस बात का एहतमाम करें कि इस्लामिक शरिया कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हों, ज़्यादा हों, ताकि ये लिक्विडिटी अगर माशरे के अंदर मौजूद है तो वो फ़ौरन इस्तेमाल हो। दूसरे ये भी मुझे देखकर ताज्जुब हुआ जो फिगर्स यहाँ पे रखे गए कि PIBs और T-बिल्स के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो उसको शरिया कंप्लायंट कर सके तो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकें। मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मगर मुझे ये एहसास होता है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए यकसा होनी चाहिए। शरिया कंप्लायंस इस बात को देख लिया जाए कि T-बिल्स और PIBs जो है जिसके ऊपर बैंकिंग इंडस्ट्री ने बड़े मज़े किए तो लिहाजा वो सबके लिए खुलनी चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट हो। जनाब अली, मैं एक और बात आपके सामने करना चाहता हूँ कि मुस्तक़बिल के सारे इदारों के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ इशरत हुसैन साहब ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि सारे इदारे आजकल दुनिया के अंदर उनको मजबूर किया जा रहा है, एंड दैट इंक्लूड्स द बैंकिंग इंडस्ट्री। क्या मजबूर किया जा रहा है कि जो आपके स्टॉक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर है, उसके इंटरेस्ट को आप हमेशा से सेफ गार्ड करते रहे, आप करते रहिए। मैं 5-6 नुकात बताऊंगा। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। जो आपके वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर इंडस्ट्री है या बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो आपके ऑफिसर्स और वर्कर्स हैं, तो उनके इंटरेस्ट को भी आप सैबोटाज नहीं करें बल्कि सेफ गार्ड करें। ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो बड़ी अहम बात है। तीसरे ये जो सबसे ज़्यादा अहम है कि माशरे के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। अच्छा, माशरे के इंटरेस्ट का सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसा बनाया जाए, माशरे के इंटरेस्ट के साथ ये भी चीज़ है कि वो पैसा किस तरह से बनाया जाए। और इशरत हुसैन साहब ने भी एक बात की और लोगों ने भी कही कि इसके अंदर इंसाफ, इसके अंदर एक्विटी, इसके अंदर एथिक्स एंड मोरालिटी, इसके अंदर जो इम्पैक्ट कि इस लोन का, इस इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, इसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, ये माशरे की बुनियाद है जिसको कैपिटलिज्म ने बिल्कुल निकाल दिया। किसी सारी दुनिया के मामलात और कामों के अंदर
स्पिरिचुअलिज्म और इंसान की सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक नहीं है। सिर्फ कैपिटलिज्म ने एक चीज़ को प्रमोट किया, वो है ग्रीड, नदीदापन, जमा करना है, और माशरा चाहे जहाँ जाए ये वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इसको एक अच्छा इस्लामी माशरा इस एक्यूमुलेशन को फाइट करता है और स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देता है, वो इत्मीनान देता है, वो कंटेंटमेंट देता है कि जो हासिल है उस पर इत्मीनान के साथ रहो, खुशियाँ, लोगों की हमदर्दी, लोगों की मुश्किलात, ये वो सेटिस्फैक्शन है जो इस्लामी माशरा देता है। और चौथे ये कि ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज ये माशरे की जिम्मेदारी जो मैं बता रहा था। चौथी चीज़, माहौल के एतबार से जो इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, माहौल के एतबार से उसको कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि अब पिछले 30-40 साल से सबसे पहला कार्ल, आप लोगों को इल्म भी नहीं होगा कि कार्ल गुस्ताफ यूंग जो ड्रीम एनालिसिस करता था और साइकोलॉजिस्ट था, उसने 1950s में ये बात लिखनी शुरू की कि इंसान माहौल से बहुत दूर है। तो चौथी चीज़ मैंने आपसे माहौल की बात की। और पांचवी चीज़ जो है जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि आज बेहतर हो और कल भी बेहतर हो। ये जो चीज़ें हैं, ये इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे, नहीं, दो चीज़ें और जिक्र करना चाहता हूँ। एक ये कि आपने प्रायोरिटी का, स्टेट बैंक पाकिस्तान के गवर्नर ने प्रायोरिटीज़ का जिक्र किया। हाउसिंग यकीनन बड़ी अहम चीज़ है वो, और एग्रीकल्चर और प्रोपोर्शन ऑफ लोन्स के अंदर एक पाबंदी अपने ऊपर आयद कीजिए। मैं इनसे दो और चीज़ों की गुफ्तगू हमेशा करता रहता हूँ। एक ये तो ख़वातीन की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो, और सारी बैंकिंग इंडस्ट्री मुझे ये कहती है कि जी ख़वातीन के लिए जो हमने लोन्स रखे हुए हैं वो ख़वातीन आई नहीं आगे। तो लिहाजा मेरी एक बड़ी जस्तजू है और कोशिश है कि ख़वातीन को स्मॉल एंटरप्राइजेज़ में भी और वैसे भी लोन लेने का तरीक़ा बताया जाए, क्योंकि आज मुझे लोन लेना पड़े और अगर मैं किसी तिजारत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ तो बड़ा मुश्किल काम है। तो easily available loans for this sector, क्योंकि अगर ख़वातीन का सेक्टर उठेगा तो बाकी सारे सेक्टर्स उठेंगे। फिर एक और डिप्राइव सेक्टर है जिसके लिए मैं अलग काम करता रहता हूँ, वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। सबसे अहम चीज़ जिसका आखिर में मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये कि आप सब ने इस बात का जिक्र किया कि रिसर्च होनी चाहिए। और एक पहले ये भी देख लीजिए कि सारी बैंकिंग इंडस्ट्री थ्रू आउट हिस्ट्री जंग स्पॉन्सर करती थी नेवीज़ को बिल्डअप करने के लिए, चाहे वो स्पेनिश नेवी हो, चाहे पोर्चुगीज़ हो, चाहे ब्रिटिश नेवी हो। सारा पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री का इस रिबा के अंदर होता था। लिहाजा एक सिविलाइजेशन के अंदर एक नफ़रत की कैफियत आम आदमी की इसके साथ हुई। तो लिहाजा उस हवाले से अब वो कैफियत पैदा होना चाहिए एक अच्छे इस्लामी माशरे के अंदर कि लोग इस बात से इत्मीनान रखें। हमेशा मैं बाहर से जब वापस आया अपनी तालीम दूसरी मरतबा मुकम्मल कर तो मैंने कहा कि मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास पोटेंशियल है। अमेरिका में मैं रहूँगा तो मुझे कर्ज़ मिल जाएगा। यहाँ आया, ताज़ा MCB प्राइवेटाइज हुआ था, बहुत सारे बैंकों के मैंने चक्कर लगाए। सब ने कहा तुम्हारे पास कोई जायदाद है तो गिरवी रखा दो। तो मैंने कहा मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, अभी मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी का भी सेटलमेंट नहीं हुआ। तो यकीन जानिए पोटेंशियल पर और एबिलिटी टू रिटर्न पर लोन नहीं मिला। अब कामयाब जवान प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे शुरू हुए हैं जिसके अंदर पोटेंशियल पर, उसके इल्म की बुनियाद पर, फिजिबिलिटी की बुनियाद पर लोन दिए जा रहे हैं। आपने एक नया इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वेंचर कैपिटलिज्म। वो देखता है पोटेंशियल, पैसा डालता है ताकि लोगों का पोटेंशियल और जो ख्यालात हैं और आइडियाज़ हैं उनको जल्दी प्रमोट किया जाए। तो लिहाजा अब जो चेंज आनी चाहिए एक रियासत मदीना के अंदर जिस चीज़ की, वो ये है कि पोटेंशियल और आइडियाज़ रादर देन कोलैटरल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर लोन्स दिए जाएं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे कि इसके अंदर आपका भी नुकसान ना हो, मगर माशरे में लोन दिया जाता है कल की ख्वाब की बुनियाद पर, आज दिया जाता है, बजाय इसके कि आदमी 10 साल मेहनत करे फिर इतना कमा ले कि आज का आइडिया वो इम्प्लीमेंट करे। बैंक क्या करता है कि वो 10 साल के ख्वाब को आज देता है, ताकि बजाय इसके कि 10 साल उस आदमी के माशरे में ज़ाय हों। आदमी की प्रोडक्टिव ज़िंदगी कितनी है? 30-40 साल। 30-40 साल के अंदर वो आज ले आता है अपना कल का मुस्तकबिल। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आपने रिसर्च का जिक्र किया है। अच्छा, हमेशा जिक्र होता है। मैं आपको बताऊं, मैं इशरत हुसैन साहब के साथ पिछले दिनों भी एक गुफ्तगू कर रहा था और बात कर रहा था
कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च करने के लिए एक अलग इदारे बार बार बनाए जाते हैं। देयर आर 22 थिंक टैंक्स जिनकी प्रोडक्ट कोई पढ़ता नहीं है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को ज़रूरत है रिसर्च की तो वो थिंक टैंक्स मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक ताल्लुक़ बनना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी रिसर्च हो रही है, जो बैंकिंग साइड पर या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप रिसर्च को स्पॉन्सर करें, इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर अपने टॉपिक्स दें, अपना डायरेक्शन दें, मेंटोरशिप करें, लोगों की, बच्चों की मेंटोरशिप करें, ताकि वो एक कॉम्बिनेशन बने कि जिस रिसर्च की ज़रूरत है वो प्रोडक्ट आपको मिले। और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत हैं। क्यों? क्योंकि मैं वाइस चांसलर भी हूँ या पैटर्न हूँ 30-35 यूनिवर्सिटीज़ का, और मुझे सबसे बड़ा फुकदान ये नज़र आता है कि यूनिवर्सिटीज़ का मार्केट के साथ ताल्लुक़ कम है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पैटर्नाइज करें, ताल्लुक़ पैदा करें। आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स के साथ तो है, मगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये कोर्सेज हैं, एंड यू कैन प्रमोट एंड मेंटोर पीपल देयर। तो डबल साइडेड काम हो जाएगा। आपको रिसर्च मिलेगी, आपके एतबार से अच्छी थिंकिंग होगी, वहाँ पर एक प्रोडक्टिविटी वहाँ से निकलनी शुरू होगी, और वह एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी कामयाब होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने 3 मिनट से कहीं ज़्यादा ले लिए, मगर मैं आपका मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर ममलकत आरिफ अलवी कराची में इस्लामिक बैंकिंग की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि बैंकिंग अब बहुत चैलेंजिंग हो गई है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ख़वातीन को कर्ज़े लेने के लिए आगाही देने की ज़रूरत है। सदर ममलकत का कहना था कि यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के साथ तलबा की इस्लाह के लिए भी काम किया जाना चाहिए। और अभी आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन तुर्क टीवी से गुफ्तगू कर रहे हैं। Pakistan's Information and Broadcasting Minister. He joins us now live from Islamabad. Minister, thank you very much for joining us here on TRT World. Now, just one more day to go before America's withdrawal deadline expires. Tell me, how does Pakistan deal with the remnants of 20 years of war at its doorsteps? Absolutely. I mean, it's very worrying right now for us. We have dealt with Afghanistan for a very long time. This issue, this story of Afghanistan is very old. In '88, when the Soviet Union left Afghanistan, we had to deal with the problems left behind. And now with the USA and NATO forces leaving Afghanistan, we are again at a quagmire of Afghanistan, and we are dealing with this issue. We know that millions and millions of people, if Afghanistan doesn't get stabilized, will start moving towards Pakistan, and we are already hosting about 3.5 million refugees, and our economy is not that strong that we can take more refugees. And also the way Afghanistan has been abandoned in the past, and if the same mistake, the word repeats again, that means that we will create a hub of extremist organization right at the border of Pakistan, which is obviously hugely worrisome for us. And we are trying our best to stabilize Afghanistan. We are working with regional powers and international powers for an inclusive government in Afghanistan. But if Pakistan's advice is ignored, then rest assured that this will be a huge mess that not only Pakistan but world has to deal with. Indeed, Minister, the situation in Afghanistan appears to be dire at the moment. There are reports of increasing attacks on the airport, but I do want to focus on the humanitarian side. Now, reports tell us that unprecedented numbers of people from Afghanistan have crossed into Pakistan. Now, your country already hosts 3 million Afghan refugees. So tell me, how does Prime Minister Imran Khan's government plan to deal with this refugee crisis? At the moment, there is no refugee crisis as such. We have evacuated, foreign nationals from Kabul.
and it involves all these the international bodies whose affiliates and were working in Kabul, and even now our borders are open. Pakistan International Airline has evacuated about 2,000 plus people from Kabul. As far as migrants are concerned, because this change was bloodless, so till today the refugee crisis is not there, and frankly our borders are actually normal right now. But if the instability continues, then we have a very comprehensive plan. We don't want to repeat 1977-79 again in Pakistan. We don't want these migrants to get into Pakistan. We will have we will have arrangements at the border, and we would like the immigrants, God forbid, if there will be exodus of the people, we have our own comprehensive strategy to deal with. But obviously, the word has to come up for help to help Pakistan if in that eventually. Minister, can you please expand on how do you think the world can help Pakistan at this point? Because certainly the next few weeks are going to be extremely crucial for the future of Afghanistan. I know your government has said that you are in talks with other international players to decide whether or not to recognize the Taliban. So certainly there are many concerns at this point. But tell me, how do you think the international community can help Pakistan at this point? First is obviously the world must listen to Pakistan. In the recent past, Pakistan's advice has not been paid heed to, and unfortunately, if Pakistan's advice and Prime Minister of Pakistan's advice would have been listened, things would have been different today in Afghanistan. Had we postponed the Afghan election and worked on an inclusive government, things would have been different. But unfortunately, then government Ashraf Ghani and the powers did not listen to Pakistan, and we have this huge problem now at our doorsteps. Now I believe the first thing we should do is that the Pakistan's efforts for an inclusive government must be supported. We have two tracks right now. One is Troika Plus that is going on in Doha, which includes Russia, China, and USA and Pakistan. But I believe the other track, which includes Turkey, Pakistan, Central Asian states, and Iran, this track needs to be need to take the leadership of this problem. Turkey and Pakistan are very important players in this issue, and we are obviously closely in touch with President Tayyip Erdogan, and we want Pakistan and Turkey are actually partners in peace as far as Afghanistan is concerned. And I hope that the solution that will be led by Pakistan, Turkey, and other regional powers will be supported by international players. And obviously forming government in Afghanistan is the job of the people of Afghanistan, but we as regional powers have to help Afghanistan to stabilize. But in case if Afghanistan doesn't stabilize, then obviously it will be a huge challenge for regional powers as well as for international powers to deal with that. Indeed, Minister Fawad Chaudhry, it's always a pleasure talking to you, sir. Thank you very much for talking to us here on TRT World. वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात चौधरी फवाद हुसैन तुर्क TV TRT से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ने की कोशिश की गई तो हालात ख़राबी की जानिब जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए कोशां है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि समंदरी तूफ़ान आयडा अमरीकी रियासत लुइसियाना से टकरा गया है और न्यू ऑरलीन शहर की बिजली मुनक़ता हो गई है। तूफ़ान के लुइसियाना से टकराने के वक्त तूफ़ानी हवाओं की रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा थी। एक मकान पर दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। रियासत लुइसियाना के 7.5 लाख घरों में बिजली नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि बिजली की बहाली में हफ्ते लग सकते हैं। तूफ़ान से एक हस्पताल की छत भी उड़ गई है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बगरोट में गरज चमक के साथ बारिश हुई।